डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है घर्षण। आज हम घर्षण के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। हम घर्षण की परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद घर्षण के जो मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे घर्षण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार कम किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे घर्षण उपयोगी है या अनुपयोगी है। उसके बाद हम घर्षण लाभदायक, हानिकारक किस प्रकार है, इस तरह का हम घर्षण के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण की परिभाषा क्या होती है। घर्षण वह विरोधी बल जो दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करे, घर्षण बल कहलाता है। वह विरोधी बल जो दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करे, घर्षण बल कहलाता है। दो सतह है, वे आपस में गति कर रही है, तो इस गति के जो विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है इसे हम घर्षण बल कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक विरोधी बल है जो गति का विरोध करता है। ये चीज़ हमने देख ली है। अब इसमें यदि हम उदाहरण की बात करें तो जब हम एक गेंद को फेंकते हैं तो गेंद सतह पर आने के बाद कुछ समय बाद हम देखें तो वह स्वतः ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो सतह पर आने के बाद कुछ समय बाद वह रुक जाती है, क्योंकि सतह पर पृष्ठ पर घर्षण बल अधिक होता है। एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पर घर्षण अधिक होता है वहाँ गति का विरोध होता है, गति कम हो जाती है। तो जब गेंद को फेंका जाता है तो सतह पर आने के बाद कुछ समय बाद वह रुक जाती है, क्योंकि सतह पर घर्षण अधिक होता है, इस कारण गति कम हो जाती है और गेंद रुक जाती है। इसके बाद हम घर्षण के कुछ मुख्य प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। स्थैतिक घर्षण उसको समझें तो जब किसी वस्तु पर हम बल कार्य करें उसको गति देने के लिए, और यदि वस्तु में गति उत्पन्न न हो तो यह विरोधी बल है, ये स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इसकी हम परिभाषा नोट करें। स्थैतिक घर्षण किसी वस्तु पर यदि बल कार्य कराया जाए परंतु वस्तु गति नहीं करे तो गति के विपरीत इस बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु पर यदि बल कार्य कराए परंतु वस्तु की गति में कोई परिवर्तन न हो तो गति के विपरीत इस बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु पर बल कार्य करवा रहे हैं परंतु वस्तु गति नहीं करती है तो वहाँ स्थैतिक घर्षण लगता है। अर्थात स्थैतिक घर्षण है वह वस्तु की गति प्रारंभ होने तक लगता रहता है। इसके बाद हम एक और प्रकार की बात करेंगे घर्षण के, लोटनिक घर्षण।
क्या होता है लोटनी घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इस गति के जो विरोधी बल है, इस विरोधी बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे हम, लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो गति के विपरीत लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को जब लुढ़काया जाता है तो गति के विपरीत लगने वाले बल को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। इसके यदि उदाहरण की बात करें हम, ट्रॉली बैग, टायर लगी संदूक। हम देखते हैं कि जब हम एक ट्रॉली बैग है, इसको यदि हम खींच कर ले जाएं तो नीचे टायर लगे होने के कारण वह आसानी से चला जाता है। इसमें क्या है कि एक पृष्ठ के ऊपर दूसरा पृष्ठ लुढ़क रहा है, घूम रहा है। परंतु इसके बाद हम एक और घर्षण की बात करेंगे, वो होता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर सरकाने के कारण उत्पन्न होता है। जो सर्पी घर्षण है वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर सरकाने के कारण उत्पन्न होता है। जब हम किसी बैग को या बॉक्स को जब धक्का देते हैं, सरकाते हैं एक पृष्ठ पर, तो वहाँ जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको हम सर्पी घर्षण कहते हैं। परंतु ट्रॉली बैग में जो टायर की गति है पृष्ठ पर, वह लोटनिक घर्षण कहलाती है। लोटनिक घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। मुख्य बिंदु है लोटनिक घर्षण सदैव सर्पी घर्षण से कम होता है। इसकी हम आगे बात करेंगे पूरे विस्तार से। इसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था स्थितिक घर्षण। जो सर्पी घर्षण है वह स्थितिक घर्षण से कम होता है। स्थितिक घर्षण में सर्वाधिक घर्षण होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण में, उसके बाद लोटनिक घर्षण में। ये ठोस अवस्था की लगभग जितनी भी वस्तु है उनमें लगता है। उसके बाद द्रव और गैस की बात की जाए तो उनमें भी ये घर्षण लगता है, उसे हम तरल घर्षण कहते हैं। यह सामान्यतः द्रव और गैस दोनों के लिए काम आता है। तरल घर्षण की परिभाषा क्या होती है? तरलों द्वारा लगने वाले घर्षण को तरल घर्षण कहते हैं। जो तरलों के द्वारा घर्षण लगाया जाता है उसे हम तरल घर्षण कहते हैं। इसमें दो चीज़ मुख्य होती है, एक वस्तु की आकृति और दूसरा है तरल की प्रकृति।
वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति, ये दोनों घर्षण कितना लग रहा है उस पर निर्भर करेगा। जो निर्भर करेगा वह इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करेगा। इसके बाद तरल घर्षण को कम करने के लिए ऊर्जा का क्षय अधिक होता है। इस तरह हमने घर्षण के कुछ प्रकारों की बात की है। स्थितिक घर्षण, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए परंतु वस्तु गति नहीं करे तो वहाँ स्थितिक घर्षण होता है। लोटनी घर्षण में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो वहाँ लोटनी घर्षण। और सर्पिक घर्षण में एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर सरकाई जाती है। और उसके बाद तरल घर्षण, द्रव तथा गैसों में तरलों के द्वारा लगने वाले घर्षण को हम तरल घर्षण कहते हैं। वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि घर्षण कितना लगेगा। उसके बाद घर्षण को कम करने के लिए ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा की हानि अधिक होती है। प्रकारों को समझने के बाद आगे और कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। अब यदि हम बात करें कि घर्षण किस प्रकार कार्य करता है या किस तरह से घर्षण लगता है। घर्षण की दो स्थितियां हैं, एक तो है घर्षण कम, दूसरा है घर्षण अधिक। किन स्थितियों में घर्षण कम लगेगा, किस में अधिक लगेगा, घर्षण कम लगने के कारण क्या होता है, घर्षण अधिक लगने के कारण क्या होता है, ये चीज़ हम देखें। तो जहाँ घर्षण कम होता है वहाँ गति आसान होती है। चिकने पृष्ठ पर घर्षण कम होता है और यहाँ फिसलन होती है। विशेष रूप से ध्यान दें कि घर्षण के संदर्भ में घर्षण जहाँ कम होता है वहाँ गति आसान होती है और चिकने पृष्ठ पर घर्षण हमेशा कम होता है और वहाँ फिसलन होती है। दूसरी, घर्षण कहाँ अधिक होता है, तो घर्षण अधिक होता है वहाँ गति का विरोध या गति रोकने के लिए घर्षण को अधिक किया जाता है। यहाँ चिकने पृष्ठ पर होता है तो इस तरह घर्षण अधिक होता है, वह खुरदरे पृष्ठ पर होता है। गति रुक जाती है। जिस तरह यहाँ फिसलन होती है उसी तरह वहाँ गति रुक जाती है। घर्षण में हम देखा कि घर्षण कम और घर्षण अधिक। जहाँ घर्षण कम होता है वहाँ गति आसान होती है, चिकने पृष्ठ पर हमेशा घर्षण कम होता है और वहाँ फिसलन होती है। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें जब हम रास्ते में चलें और यदि केले के छिलके पर हमारा पाँव आ जाता है तो हम वहाँ फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिकना पृष्ठ है वहाँ पर घर्षण बल कम होता है और गति आसान हो जाती है, उस कारण फिसलन हो जाती है। गीले मार्बल पर भी हम जब चलते हैं तो वहाँ पर गति तेज हो जाती है क्योंकि घर्षण वहाँ कम होता है। यदि घर्षण कहाँ अधिक होता है, जो टायर के खांचे होते हैं वो घर्षण अधिक होने के लिए होते हैं क्योंकि जो खुरदरा पृष्ठ है वहाँ पर घर्षण अधिक होता है और गति का विरोध करता है, इसलिए ब्रेक आसानी से लगने के लिए। भवन निर्माण की 80% जो भी आवश्यकताएं हैं उसमें घर्षण हमेशा अधिक होता है ताकि गति का विरोध हो, वहाँ पर खुरदरा पृष्ठ होता है। फिर यदि हम बात करें एक और उदाहरण की, ग्लास यदि कांच का हो तो अब हम देखें कि ग्लास का उदाहरण भी ले लेते हैं।
जैसे हम एक हाथ में कांच का गिलास ले, यदि उसका पृष्ठ चिकना हो, इस तरह हम समझ सकते हैं कि गिलास का यदि पृष्ठ चिकना होगा तो वहाँ गति आसान होगी और घर्षण हमेशा कम होगा, इस कारण हाथ से फिसल जाएगी। इसको रोकने के लिए वहाँ पर घर्षण को बढ़ाया जाता है, वहाँ घर्षण अधिक होता है ताकि गति का विरोध हो और गिलास हाथ से फिसले नहीं। इसलिए कांच के गिलास घर्षण बढ़ाया जाता है। हम जो जूते पहनते हैं उनका जो तलवा होता है वह खांचेदार होता है। खांचेदार होने के कारण वहाँ पृष्ठ खुरदरा हो जाता है और गति का विरोध करते हैं, हम आसानी से चल सकें, ताकि हम जब भी रुकना चाहे तब आसानी से रुक सकें। एक और उदाहरण देखें, बोर्ड पर चौक से लिखने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। जब हम बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो हम लिखते लिखते हमें रुकने के लिए वहाँ पर घर्षण की आवश्यकता होती है। वहाँ यदि घर्षण अधिक होगा तो गति का विरोध होगा और लिखने में कठिनाई आएगी या हम वहाँ रुक जाएंगे लिखते लिखते। इसके बाद एक और, सड़क पर गाड़ी के चलने के लिए घर्षण अधिक होना चाहिए। सड़क पर गाड़ी के चलने के लिए, ताकि क्योंकि घर्षण वहाँ अधिक होगा तो गाड़ी को जब भी ब्रेक मारे तो गाड़ी को रुकने के लिए वहाँ पर घर्षण की आवश्यकता होगी। तो हमने देखा कि घर्षण की दो स्थितियाँ होती है, एक घर्षण कम लगता है और घर्षण अधिक लगता है। कौन सी स्थितियों में घर्षण कम लगता है? चिकने पृष्ठ पर गति आसान होती है, वहाँ घर्षण कम होता है और फिसलन होती है, और खुरदरे पृष्ठ है उन पर गति का विरोध होता है, घर्षण अधिक लगता है और गति रुक जाती है। उसके बाद हमने उदाहरण देखे तो टायर के खांचे होते हैं, वो भी टायर के खांचे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण के कारण ब्रेक आसानी से लग सके। भवन निर्माण के 80% आवश्यकताओं में घर्षण आवश्यक होता है। कांच का गिलास है, उस पर यदि चिकने पृष्ठ पर यदि हम वो हाथ में लें तो वहाँ पर गति आसान, घर्षण कम और फिसलन हो जाती है। उसको कम करने के लिए हम घर्षण बढ़ाते हैं। जूते का तलवा होता है वह भी खांचेदार बनाया जाता है। बोर्ड पर चौक से लिखने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। अब घर्षण कम होने की स्थितियाँ हमने दो उदाहरण देखे थे कि केले के छिलके पर पाँव आने के कारण हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है, गति आसान हो जाती है और फिसलन हो जाती है। गीले मार्बल पर भी यही स्थिति होती है। अब हमने यह तो देखा कि जहाँ जहाँ घर्षण कम होता है वहाँ घर्षण को बढ़ाया जाता है, लेकिन घर्षण अधिक हो वहाँ घर्षण को कम भी करना आवश्यक होता है। घर्षण को कम करने के संदर्भ में हम उदाहरण की बात करें, दरवाजे के कब्जे पर तेल की बूंद डालना। जो दरवाजे के कब्जे होते हैं उन पर तेल की बूंद डाली जाती है ताकि वो गतिशील हो सके, क्योंकि घर्षण जब कम होता है तो वो वहाँ पर गति आसान हो जाती है ताकि दरवाजे आसानी से खुल सके। दूसरी हम यदि बात करें तो कैरम बोर्ड के गेम में पाउडर छिड़का जाता है ताकि खेल आसान हो सके। कबड्डी के खेल की यदि हम बात करें तो कबड्डी के खेल में खिलाड़ी है वह अपने हाथ पर मिट्टी रगड़ता है। हाथ पर मिट्टी क्यों रगड़ता है? क्योंकि मिट्टी हाथ पर रगड़ने के कारण घर्षण है वह अधिक हो, गति का विरोध हो और गति रुक जाए। यदि हाथ पर मिट्टी नहीं रगड़े तो वहाँ पर क्या है कि गति आसान हो जाती है घर्षण कम होने के कारण, और वहाँ पर फिसलन हो जाती है। जब एक दूसरे खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो वहाँ उसी फिसलन को रोकने के लिए वहाँ पर घर्षण को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि घर्षण को कम करना भी आवश्यक है, घर्षण को बढ़ाना भी आवश्यक है। फिर घर्षण कम होता है तो कौन सी स्थितियाँ होती है, घर्षण अधिक होता है तो कौन सी स्थितियाँ होती है। इसके बाद घर्षण हमारे लिए आवश्यक तो है, परंतु घर्षण के कारण कुछ हानि भी है, तो हम उन हानियों को भी पढ़ेंगे। घर्षण में कौन कौन सी हानियाँ हैं?
घर्षण के कारण वस्तु जल्दी घिस जाती है। दूसरा, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। तीसरा, ऊर्जा का क्षय या हानि अधिक होती है। ये घर्षण की कुछ हानियाँ हैं। क्या घर्षण के कारण वस्तु है वह जल्दी घिस जाती है। किसी वस्तु है उस पर घर्षण लगने के कारण वह धीरे धीरे वस्तु घिसती जाती है। दूसरा है ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। घरों में जो हम मिक्सी या ग्राइंडर यूज़ करते हैं तो उस पर विद्युत जब हम डालते हैं तो वह क्या है कि जल्दी गर्म हो जाती है, वह घर्षण के कारण ही होती है। इस पर घर्षण को कम करने के लिए फिर कई कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर ऊर्जा की अधिक हानि होती है। इस तरह घर्षण की कुछ हानियाँ भी है। हमने घर्षण के बारे में सबसे पहले घर्षण की परिभाषा पढ़ ली थी, उसके बाद हम घर्षण के कुछ प्रकार पढ़े थे, फिर घर्षण कम घर्षण अधिक की स्थितियाँ पढ़ी थी, फिर हमने देखा घर्षण किस प्रकार आवश्यक है, फिर हमने घर्षण की कुछ हानियाँ भी पढ़ी है। घर्षण के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो के संदर्भ में कमेंट करें तथा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि अगला वीडियो आते ही सीधी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।